चलिए भाई लोग, आज के क्लास का शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग का हैप्पी न्यू ईयर का पार्टी भी समाप्त हो गया होगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, आज मैं करवाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं का खानदान, माने कौन सी संख्या की उत्पत्ति किस संख्या की कैटेगरी से हुई है, उसके पूरे शुरू से आज करेंगे। ये बेसिकली टारगेटिंग होगा 9 और 10 क्लास, लेकिन ये जो क्लास है वो सभी के लिए है। आप लोग देखिएगा, ऐसा कभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसा आशा करता हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। तो इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे संख्या, अंग्रेजी में नंबर। संख्या होता क्या है? तो संख्या, इसकी परिभाषा के रूप में ऐसे बोला जाता है कि संख्या एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम किसी चीज को गिनने, मापने या उनकी आपस में तुलना करने में इस्तेमाल करते हैं। वैसे संख्या जो हमें आज आसानी से मिल गई है, इसका उपयोगिता का हमें अंदाज जल्दी नहीं होता है। जब शुरू में संख्या नहीं था, तब कैसे लोग जीवन यापन करते होंगे या अन्य कार्य करते होंगे, गिनने या फिर मापने का या फिर तुलना करने का, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि सिर्फ 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए आप संख्या का इस्तेमाल ना करें, तब देखिए क्या होता है। आप जाइएगा दुकान पर सामान लाने, तो बोलना होगा कि इतना सा चीनी दीजिए। अब दुकानदार आपसे पूछेगा कितना, तो फिर बोलेगा आप इतना। आप उसको बोलना नहीं है कि 1 किलो दीजिए या इतना ग्राम दीजिए। तो आप पविटाई कीजिएगा। 1-2 घंटा भी अगर बिना संख्या के आप मतलब रह पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। हम लोग अपने जीवन में इसको इतना उतार लिए हैं कि इसका आभास नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और एक दिन की खोज ये नहीं है, बहुत वर्षों लगे हैं ये नंबर सिस्टम बनाने में, जो आज हम लोगों को इतना आसान लगता है। तो संख्या का परिभाषा लगभग ये हो गया कि संख्या एक गणितीय वस्तु है जिसका हम उपयोग वस्तुओं को मापने में, गिनने में या उनकी आपस में तुलना करने में करते हैं। अब बात आता है संख्या। तो संख्या के संबंधित कुछ शब्द हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे एक मान लेते हैं संख्या, दूसरा मान लेते हैं अंक, तीसरा संख्यांक और चौथा लिख लेते हैं संकेत। संख्या को अंग्रेजी में नंबर, अंक को डिजिट, संख्यांक को न्यूमेरल और संकेत को सिंबल। तो संख्या तो हो गया, इसका परिभाषा भी हो गया। इसके उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कोई भी 1, 5, 7, 1/10 या 10,000, कुछ भी जो आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है अंक, डिजिट। तो इसमें सिर्फ 0 से लेकर 1, 2, 9 तक की संख्या ही आता है।
अंक में सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की संख्या आता है, यानी एक अंक वाला जो होता है उसको अंक कहते हैं, डिजिट। और जो संख्या होता है वो एक अंक या एक से ज्यादा अंक का भी हो जाएगा। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 1000 भी हो गया। तो जो संख्या है वो एक अंक का भी हो सकता है और ये अंकों का समूह भी हो सकता है। ये संख्या और अंक में अंतर है कि जो अंक होता है वो सिंगल होता है और ये संख्या जो है सिंगल भी हो सकता है और समूह के रूप में हो सकता है। इससे ये कह सकते हैं कि सभी अंक संख्या तो है लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है, या ये 1000 संख्या तो है लेकिन अंक नहीं है, लेकिन 9 अंक भी और संख्या भी है। तो ये आशा करता हूँ संख्या और अंक समझ गए होंगे। संख्यांक होता है, संख्यांक का मतलब होता है कि उसको लिखने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि 1000 हो गया तो 1000 एक संख्या हो गया और इसको लिखते कैसे हैं, तो ऐसे लिखते हैं 1000 को, जो एक संख्या का समूह है, तो इसे कहते हैं संख्यांक। मतलब अंकों का समूह जो किसी संख्या को निरूपित करे उसे संख्यांक कहते हैं। और एक होता है संकेत, मतलब हम किसी संख्या को जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं उसे उसका संकेत कहते हैं। जैसे 50 को आप दशमिक प्रणाली में ऐसे लिखते हैं और रोमन में सिर्फ ऐसे, ये हमारा संकेत हो गया 50 का, ये दशमिक प्रणाली वाला, ये रोमन संख्या का। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। संख्या, अंक और संख्यांक और संकेत में क्या अंतर है उसकी थोड़ी बहुत समझ बनी होगी। चलिए आगे इसको देखते हैं कि संख्या में कितने भेद होते हैं, क्या क्या होता है। तो संख्या जितनी भी है वो सबका एक ही है कि संख्या है। जैसे आप जो भी कल्पना कर सकते हैं या फिर आप जो कल्पना नहीं कर भी सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसी संख्याएं, जिस बहुत सारी संख्याओं का आप कल्पना कर पाए, लेकिन वैसे भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन सभी को मिलाकर संख्या कहते हैं सब। अब संख्या का मुख्य रूप से 2 भाग होता है। एक हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में रियल नंबर। और दूसरा भाग होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सम्मिश्र संख्या को 9-10 में क्लास में पढ़ना नहीं है, इसको इंटर में पढ़ना है, लेकिन इसकी थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि ये क्लास कॉमन रखा हूँ। तो सम्मिश्र संख्या कोई भी होता है उसका 2 भाग हो जाता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का 2 भाग होता है। एक भाग को कहते हैं वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, रियल पार्ट, और दूसरे भाग को कहते हैं काल्पनिक भाग। अंग्रेजी इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी सम्मिश्र संख्या होगा उसका 2 भाग होता है, एक वास्तविक भाग, एक काल्पनिक भाग। सम्मिश्र संख्या को सामान्यतः जेड से सूचित करते हैं
और होता है ऐसे कि z बराबर a प्लस में आई बी, जहां पर a और b कोई वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर a को बोलते हैं वास्तविक भाग और इसको REZ से सूचित करते हैं, और इस भाग को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और IMZ से सूचित करते हैं। और यहाँ पर जो I होता है उसका मान होता है √-1। यहाँ के लिए समिश्र संख्या का इतना परिचय काफी है। आगे इंटर में जब क्लास रखेंगे तो इसको बहुत डिटेल से किया जाएगा, लेकिन ये सामान्य जानकारी के लिए इतना काफी है। चलिए अब इस पे आते हैं वास्तविक संख्या पर, कि वास्तविक संख्या का कितना भेद होगा, कितने भाग में इसको बांटा गया है। तो वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है पुनः। एक भाग को कहते हैं परिमेय, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और दूसरे भाग को कहते हैं अपरिमेय संख्या। अंग्रेजी में इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे पहले संख्या हुआ, संख्या का दो भाग हुआ, वास्तविक संख्या और समिश्र संख्या। और आगे चलकर वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका दो भाग हो गया। देखिए जैसे यहाँ पर जो संख्या का भाग है तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या और समिश्र संख्या है। समिश्र संख्या के अंतर्गत वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग होता है एक ही समिश्र संख्या का। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य में शाकाहारी और मांसाहारी मनुष्य नहीं होते हैं, शाकाहारी और सर्वाहारी होते हैं। और सर्वाहारी इसलिए होते हैं क्योंकि वो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी का भोजन भी खाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो है वास्तविक संख्या, ये शाकाहारी है, और ये जो समिश्र संख्या है ये मांसाहारी है। मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी है। इसमें क्या होता है कि शाकाहारी का पार्ट भी और मांसाहारी का पार्ट भी होता है। तो वही बात है, वास्तविक संख्या ये समिश्र संख्या, जिसका समिश्र संख्या कोई भी हो उसको दो पार्ट में होता है। ये समिश्र संख्या ऐसे होता है z बराबर a प्लस आई बी, इसका एक पार्ट ये वास्तविक भाग है और ये आई बी काल्पनिक भाग है, इमेजिनरी पार्ट। तो संख्या का दो भाग हो गया यहाँ से, और वास्तविक संख्या का फिर दो भाग हो गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्या को ऐसे r से सूचित करते हैं जैसे समिश्र संख्या को z से सूचित किया गया था। अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं, नहीं इसके पहले थोड़ा सा अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q बराबर नॉट 0। परिमेय संख्या का सीधा सा मतलब है उसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां q बराबर नॉट 0 हो, यानी p कोई क्या बोलेंगे पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो, और यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं हो, ये अपरिमेय कहलाता है। मतलब यही सिंपल बात है कि इसको भिन्न के रूप में, बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या का उदाहरण के रूप में सबसे आता है हम लोग का पाई, ठीक, और √2
और अंडर रूट कोई भी अंडर रूट में अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो जाएगा तो वो अपरिमेय ही होगा। और इसको मतलब दशमलव के रूप में अगर कोई होगा तो इस प्रकार का होगा 0 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 ये आगे बढ़ता जाएगा। या फिर और ले लेते हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट आगे। और मतलब इसका अपरिमेय संख्या का ये जो दशमलव प्रसार होगा, इस दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्ती अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग कहते हैं। और परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा उसको अशांत अनावर्ती या फिर अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहेंगे। हालांकि इसको जब आएगा आगे तो इसको और अच्छे से बताया जाएगा शांत क्या होता है, दशमलव प्रसार में शांत क्या है, आवर्ती क्या है, अनावर्ती क्या है, अशांत क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है, या फिर शांत अशांत आवर्ती क्या है, इस सब पर आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अपरिमेय संख्या में इतना हो गया। यह अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में या फिर भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ मैंने p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर नॉट जीरो हो। और इसका उदाहरण हो जाएगा आपका पाई √2। यहाँ तक मतलब कि अंदर रूट में अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। और दशमलव प्रसार उसके इस प्रकार होते हैं, माने कोई पैटर्न नहीं होता है। ये दशमलव प्रसार में अपरिमेय संख्या के कोई पैटर्न नहीं होता है कि अगला क्या होगा। और इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार होता है उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। इतना काफी है अपरिमेय संख्या के लिए। आगे है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहीं से परिभाषा निकल जाता है कि वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर p और q कोई पूर्णांक हो और q बराबर नॉट जीरो हो। ध्यान रखने वाला बात है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए और q जो हो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। लिख देते हैं p और q पूर्णांक हो। ये जो बात है q बराबर नॉट जीरो हो और p q पूर्णांक हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ध्यान में रहने के कारण बहुत से सवाल गलती होते हैं या फिर समझ में नहीं आता है कि ये क्या होगा या नहीं होगा। आगे इस पर और डिटेल करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं पाई के बारे में। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन पाई का मान हम लोग लेते हैं पाई बराबर 22/7 या फिर लेते हैं 3.14 यही लेते हैं। तो यहाँ पर पाई तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 हो जाएगा परिमेय संख्या और 3.14 भी हो जाएगा परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, बताते हैं आगे कैसे होगा। लेकिन जो इसका मान लेते हैं हम 22/7, ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा है कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर q बराबर नॉट जीरो हो और p q पूर्णांक हो। यहाँ पर p 22 है जो कि एक पूर्णांक है और नीचे में 7 है वो भी एक पूर्णांक है
और जो नीचे हर है वो 0 के बराबर नहीं है, 7 है। इस हिसाब से 22/7 क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। और 3.14 को हम लोग लिख सकते हैं 314/100, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये फिर उसी रूप में आ गया कि p/q के रूप में आ गया, जहां पर इसका हर में 0 नहीं है, माने q बराबर नॉट 0 है, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। जबकि पाई हम लोग लिखे हैं अपरिमेय संख्या। ये हो कैसे जाता है कि पाई के बराबर ही मान होता है 22/7 और इसका ही मान होता है 3.14। तो यहाँ पर पाई हो जाता है अपरिमेय संख्या और 22/7 और 3.14 हो जाता है परिमेय संख्या। तो बात यह है कि जो हम पाई का मान लेते हैं 22/7 या 3.14, ये इसका एक सन्निकट मान है। सन्निकट मान का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा अप डाउन करके, थोड़ा सा कम हो या ज्यादा हो। तो 22/7 और 3.14 ये पाई का वास्तविक मान नहीं है, ये उसके सन्निकट मान है, जो हमें गणना में आसानी के लिए इसको रखते हैं या फिर इसको लेते हैं। ध्यान रखना है कि पाई का ये सन्निकट मान है, ये इसका वास्तविक मान नहीं है, सिर्फ गणना करने के लिए हम लोग इसका सन्निकट मान का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पूछा जाए तो पाई का एक्चुअल मान में ना इतना होता है ना इतना होता है। पाई का मान दशमलव में अनंत तक चला जाता है, वो कभी मतलब एक जैसा नहीं होता है, हर बार उसका अंक क्या होगा वो बदलते जाता है। ये अंतर है परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या में, कि यहाँ पर पाई हो जाता है अपरिमेय संख्या और 22/7 और 3.14 हो जाता है परिमेय संख्या, जबकि दोनों को हम लोग गणित में तीनों को समान ही मानते हैं। एक और बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम कर लेते हैं, जैसे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। यहाँ पर r जो होता है वृत्त की त्रिज्या, पाई का मान ये होता है 22/7 वाला। और हम जानते हैं कि ये जो होता है 2r वो किसके बराबर होता है, त्रिज्या का डबल व्यास। तो मान लेते हैं हम व्यास को d से सूचित करें, तो परिधि हो जाएगा पाई गुने में d, 2r की जगह पर d। और परिधि को अगर हम c से माने, व्यक्त करें c से, वृत्त की परिधि को c से व्यक्त करें, तब हमारा हो जाएगा मान c बराबर पाई d, c बराबर पाई d। और तब पाई बराबर हो जाएगा c/d। यहाँ पर c क्या है, परिधि है वृत्त की, और d वृत्त का व्यास है। अब यहाँ पर समझिए कि हम लोग तो बोलते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो पाई निकल के आया है उसको p/q के रूप में लिखा जा रहा है, जहाँ पर q बराबर नॉट 0 है। कोई वृत्त होगा, उसका परिधि है तो उसका व्यास होगा, तो 0 के बराबर तो नहीं हो सकता है कुछ, उसका परिधि जब कुछ परिधि होगा तो उसका व्यास भी कुछ ना कुछ होगा, यानी कि यहाँ पर d 0 नहीं है। इसका मतलब है कि पाई को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ से तो यही समझ में आ रहा है कि पाई को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p बराबर उसकी परिधि c है और q बराबर d है वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर तो हम p/q के रूप में पाई को लिख लिए हैं, तो इस हिसाब से पाई हमारा हो गया परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं अपरिमेय संख्या। ये 9th क्लास में क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसका सोल्यूशन बताएंगे। अगर आप लोगों की जानकारी में ये है इसका निराकरण कैसे करते हैं, मतलब इसका उत्तर कैसे दिया जाता है, पाई को हम यहाँ तो p/q के रूप में लिख दिए हैं, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है। अगर आप में से किसी को भी इसका उत्तर आता है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। हम इसका उत्तर बताएंगे कैसे होता है जब क्वेश्चन कराएंगे तब। चलिए, बोर्ड तो भर गया है, अब इसको मिटा देते हैं। मिटाकर अब परिमेय संख्या के कितने भाग होंगे इस पर बात करते हैं। अपरिमेय संख्या का भाग नहीं होगा, जो इसके बारे में था वो सब हम बता दिए यहाँ पे।
अपरिमेय परिमेय संख्या का भाग होता है, जो आगे हम इसको मिटाकर फिर से लिख रहे हैं, वहां पर सिर्फ परिमेय संख्या लिखेंगे। तो हमारा था परिमेय संख्या और अंग्रेजी में रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग सूचित करते हैं क्यू से। क्यू को क्वोशेंट से लिया गया है। क्वोशेंट मतलब क्या होता है? भागफल। मतलब जैसे 7/8 है, 7 में 8 से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो भागफल कहलाता है, और भागफल को क्वोशेंट कहते हैं। क्वोशेंट से क्यू लिया गया है। परिमेय हमेशा p/q के रूप में होता है, इस प्रकार उसको लिया गया है। परिमेय संख्या को क्यू से सूचित करते हैं। तो चलिए अब परिमेय संख्या के भाग पर बात करते हैं कि इसको कितने भाग में बांटा गया है। तो इसको हम लोग अपने सुविधा के लिए 3 भाग करते हैं। एक भाग को कहते हैं पूर्णांक, अंग्रेजी में इंटीजर। एक भाग को कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। और एक भाग को ऋणात्मक भिन्न कह देते हैं, ऋणात्मक भिन्न। ये कोई अलग नहीं है। इस भिन्न में जब नेगेटिव का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का, तो वो हो जाता है ऋणात्मक भिन्न। इसको लिख देते हैं फ्रैक्शन नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन। तो परिमेय संख्या को हम लोग सुविधा के हिसाब से 3 भाग में बांट दिए, एक पूर्णांक, एक भिन्न और एक भिन्न का ऋण। ठीक है। अब हम थोड़ा सा भिन्न और ऋणात्मक भिन्न को पहले भिन्न पर बात कर लेते हैं, और उसमें जो माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा भिन्न का ऋणात्मक। तो भिन्न को 2 प्रकार से हम विभाजित करेंगे। हम पूर्णांक पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। भिन्न को हम लोग 2 प्रकार से विभाजित करेंगे। एक समूह आधारित और दूसरा एकल। मतलब यहाँ जब बात होगा तो भिन्न जब समूह में रहेगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, उसके आधार पर, और यहाँ पर सिंगल कोई भिन्न होगा उसके आधार पर। तो समूह पर होगा, समूह में जो भिन्न आएगा फ्रैक्शन, उसका फिर आगे 3 भाग हो जाता है। एक को बोलते हैं तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दूसरे को बोलते हैं समान भिन्न।
लाइक फ्रैक्शन। और तीसरे को बोलते हैं असमान भिन्न। अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन। ये जो तीन भाग हुए भिन्न का, वो हुआ कि अगर भिन्न दो या दो से ज्यादा के समूह में आता है तब उसको बांटते हैं तुल्य भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न में। अब इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जब तुल्य भिन्न बोलते हैं, वैसे समूह में जब आ जाता है भिन्न कि सबका मान एक ही हो, कटाने पर सबका मान एक ही जैसे आता है। जैसे मान लेते हैं हम 1/3 या फिर 3/9 या फिर 4/12। एक समूह में आ गया भिन्न, तीन यहाँ पर 3 के समूह में है, लेकिन तीनों का जो मान है कटाने पर 1/3 ही आएगा। इसका मान तो 1/3 है ही, ये कटेगा तो तितरी का 9 1/3 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 4×3 = 1/3 हो जाएगा। इसका मान भी 1/3 है, इसका मान भी 1/3 है, लेकिन देखने पर ये 3/9 है और 4/12 है। तो वैसे भिन्न जिनका मूल मान मतलब कटाने के बाद जो मूल मान है वो एक ही रहता है, उसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। ये आपको हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। माने वैसे भिन्न के समूह जिसका मान मतलब समान होता है कटाने के बाद, तो उसको बोलते हैं तुल्य भिन्न, अंग्रेजी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब समान भिन्न किससे कहते हैं? वैसे भिन्न का समूह जिसके सभी हर समान हो उसको बोलते हैं समान भिन्न। जैसे 3/7, 5/7, 6/7। यहाँ पर जो तीन भिन्न का समूह दिख रहा है सबके हर में 7 है, यानी जो हर है सभी का समान है। इस प्रकार के भिन्न का जो समूह होता है उसको बोलते हैं समान भिन्न। अब इसी प्रकार असमान भिन्न, अनलाइक भिन्न, तो ये इसी के आधार पर हो जाएगा कि 4/7, 5/8 और 6/9। इसका मान कट जाएगा, 2/3 होगा। फिर भी ऐसे देख लेते हैं, मतलब कि वैसे भिन्न के समूह जिनका हर अलग अलग होता है उसे बोलते हैं असमान भिन्न। हमको लगता है कि अब आप समूह के आधार पर जो 3 भेद किया गया है, 3 भाग किया गया है भिन्न का, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तुल्य भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न, और उसका ये उदाहरण रहा। अब बात करते हैं कि भिन्न कोई अगर एकल हो, मतलब सिंगल में हो, जैसे यहाँ पर 3 के समूह में आया है वो एकल आता है, तो एकल भिन्न हो तो उसको किस प्रकार से बांटते हैं? तो एकल भिन्न को भी पुनः अपने सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं क्या नाम है उसका, एक मिनट, प्रोपर फ्रैक्शन, और दूसरे का नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ देखिए, इसका हिंदी नाम नहीं याद आ रहा था। इसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, ये हो जाएगा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और ये हो जाता है आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इसको अंग्रेजी में
क्या बोलते हैं, इसका अंग्रेजी नहीं ध्यान कर रहा है, इसे कंपाउंड फ्रैक्शन कर लेते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन, हालांकि इसका ध्यान पर नहीं आ रहा है अंग्रेजी में एक्चुअली क्या बोलते हैं। तो एकल अगर भिन्न आ गया सिंगल के रूप में, तब उसे 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं उचित भिन्न, दूसरे को अनुचित भिन्न और तीसरे को मिश्र भिन्न। अंग्रेजी में प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न और कंपाउंड फ्रैक्शन। ऐसे कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक, अब इसके उदाहरण पर कि किसे उचित बोलते हैं, किसे अनुचित और किसे मिश्र, इस पर बात करते हैं। तो किसी भी भिन्न में एक अंश होता है और नीचे हर होते हैं। तो यदि किसी भिन्न का जो अंश है वो हर से छोटा हो, यदि किसी भिन्न का अंश जो है हर से छोटा हो तो उसे बोलते हैं उचित भिन्न। जैसे 1/2, 2/5, 3/7। इन सभी उदाहरण में क्या है कि जो अंश है हर से कम है, या फिर कहेंगे कि जो हर है अंश से ज्यादा है। हर इज ग्रेटर देन अंश, माने हर बड़ा है अंश से। इस स्थिति में जो भिन्न होता है उसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक, अब आ जाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि 2/1 कर देते हैं, 7/3 कर देते हैं, और ये तो संख्या हो जाएगा, भिन्न नहीं। मान लेते हैं कि 3/2 कर देते हैं और 15/7 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो अंश है वो ज्यादा है हर से। अगर इस प्रकार का कोई भिन्न होता है जिसका अंश हर से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब तीसरा जो बात है वो है मिश्र भिन्न का। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, वैसे नाम से स्पष्ट है, मिश्र भिन्न मतलब मिला हुआ भिन्न। किसका मिला हुआ भिन्न, एक पूर्ण संख्या का और एक भिन्न का। वैसे मतलब अगर कोई भिन्न इस रूप में है कि उसमें पूर्ण भाग भी है और भिन्न का भी भाग है, उसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं 4.1/3। इसमें क्या है, 4 पूर्ण भाग है और 1/3 भिन्न के रूप में है। तो जब इस प्रकार के फॉर्म में आता है कोई भिन्न तो उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। अन्य उदाहरण ले लेते हैं 1.1/2 और 7.3/15, कुछ भी। मतलब कि मिश्र भिन्न में एक पूर्ण भाग होता है और एक भिन्न का भाग होता है। ठीक, तो इस प्रकार के भिन्न को बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि भिन्न को 2 आधार पर बांटा गया है, एक समूह के आधार पर और दूसरा एकल अगर भिन्न आता है उसके आधार पर। तो जो समूह के आधार पर आएगा उसको तुल्य भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न पर बांटा गया है, और जो सिंगल के रूप में आएगा भिन्न उसको उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के रूप में बांटा गया है। तो यहाँ पर भिन्न का ये कहानी खत्म होता है। और ऋणात्मक भिन्न में कुछ नहीं है, जितना है उसको में माइनस लगा देते हैं तो ऋणात्मक भिन्न हो जाता है, उसमें कोई अलग नहीं है। अब बात आता है पूर्णांक का। पूर्णांक को भी आगे बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक, फिर आगे जाकर हो जाता है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, उसके आगे बहुत सारे हैं। ये लगता है कि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला इसका पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम आगे पूर्णांक को बांटेंगे। पूर्णांक आगे कितने भाग में बढ़ जाता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, फिर उसमें आगे जाके पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, उसमें भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सब आते रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब देखिए बात यह है कि अब यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में, अगर ये लगता होगा कि हाँ कुछ अलग मिला है,
तो फिर इसका दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा। और एक बात ये कि हो सकता है कि आपको ये आता हो या फिर आपके काम का नहीं हो ये चीज़। तो अगर कोई ऐसा है जिसको आपको लगता है कि उसको इसकी ज़रूरत है या उसको ये फ़ायदा कर सकता है, तो आप उनको शेयर कीजिए, आप उनको बताइए। चलिए ठीक है, जल्दी मिलेंगे इसके अगले भाग को लेकर। तब तक थैंक्स।